हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी एंड क्लोजर ऑफ ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, जो हमने केपलर लॉज पढ़े हैं, ठीक है, ये उन्हीं को गवर्न करता है, या फिर कह सकते हो कि केपलर ने जो लॉज दिए थे, ठीक है, और क्या दिए थे कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जो ऑर्बिट है, ठीक है, अब पहली बात देखो, ऑर्बिट हम किसको बोलेंगे? जब पार्टिकल आपका सेंट्रल फोर्स के अंदर जैसा मोशन करता है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके पाथ को हम ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो ऑर्बिट है वो कब स्टेबल होगा, कब क्लोज होगा, ये बात हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब देखो, पहली बात आपने ये ऑर्बिट समझो। मैंने बोल दिया ना कि अगर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो उसके पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब वो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है और क्लोज कब होगा, हम इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। अब देखो भाई, सेंट्रल फोर्स, अब इसके अंदर जैसे सेंट्रल फोर्स बोल लूँ तो आपको दो एग्जाम्पल याद जरूर आने चाहिए। पहला कि पार्टिकल है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहा है, ठीक है, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, पहला। दूसरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लो आपके पास कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, और आप क्या करते हो, इसकी स्प्रिंग, लेट अस से मीन पोजीशन इसका यहाँ पर है, आप क्या करते हो, इसकी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हो, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाता है, तो इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इस पॉइंट की तरफ। वैसे ही अब जब ये आपका स्ट्रेच हो जाएगा स्प्रिंग और ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इस पार्टिकल के ऊपर ऑलवेज एक फोर्स काम कर रहा है जो हमेशा इस पॉइंट की तरफ है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। दूसरा जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ 2-3 वीडियोस से, कि आपका पार्टिकल है वो किसी एक सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में है, या फिर कह सकते हो एक इलिप्टिकल पाथ में है। ठीक है, ये वो पार्टिकल है, ये इसका ओरिजिन O है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, और इसके अबाउट वो एक सर्कुलर पाथ में या फिर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस तरह की बात है। अब देखो, हम ये जो आपका पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, ठीक है, तो उस केस में हमने उसका टोटल एनर्जी निकाला था। जो टोटल एनर्जी क्या आया था, E = 1/2 mr² प्लस में J² अपॉन 2m 2mr² माइनस टोटल एनर्जी प्लस V ऑफ R। यह आया था हमारा इसका टोटल एनर्जी। कब? जब पार्टिकल आपका अंडर दी सेंट्रल फोर्स मूव करता है तब उसका टोटल एनर्जी आया था। और दूसरी बात, वो एनर्जी क्या था? कंजर्व था, कांस्टेंट था। ठीक है, टाइम के साथ। इतनी बात हुई। अब देखो यहाँ पर कि ये जो आपका टर्म है J² अपॉन 2mr², ये वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म नहीं है। इस टर्म के अंदर आपका वेलोसिटी इंक्लूड नहीं है। तो ये जो टर्म है ये आपका काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्लियरली नहीं करता। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता होता तो इसमें या तो r डॉट या फिर थीटा डॉट का टर्म आता। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हम इस टर्म को, देखो ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको एज ए पोटेंशियल एनर्जी में ही इंक्लूड कर लेंगे और इस टर्म को और इस टर्म का सम करके क्या बोल देंगे, वो क्या है, एक इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ से इस एनर्जी को मैं लिख देता हूँ 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस में v इफेक्टिव ऑफ r, जहाँ पर वेयर v इफेक्टिव ऑफ r वो क्या है, j स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर प्लस में v ऑफ r। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सेंट्रल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब जो भी इस पार्टिकल के ऊपर इस सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको हमने एक ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखा था और ये वो पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, इसको बोलते हैं VCF, सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, इसको हम ये बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी। देखो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी का हम जो आपका इस यूनिट 2 का नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग आप ये मान सकते हो कि ये इस पार्टिकल का इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये बात हुई। अब देखते हैं हम, देखो अब यहाँ पर एक तो आपके पास दो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो ये और एक ये। ठीक है, दो टर्म हो गई कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस पार्टिकल का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हम वो देखने वाले हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल। तो देखो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमारे काम आने वाला है दोबारा। देखो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, ये एक्सिस जहाँ पर क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये हो गया इसका, इस डायरेक्शन में हो गया r, पोजीशन। ठीक है, क्या हो गया, पोजीशन हो गया। अब देखो, हाँ भाई देखो ये पुट करने के बाद आपका देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये बन गया। वही हम इस पार्टिकल के केस में भी लिख सकते हैं, इस पार्टिकल के केस में हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं। इसका देखो अगर ये 3D मोशन हो, लेट अस से हम ये 3D मोशन कंसिडर कर रहे हैं, 3D मोशन। ठीक है, तो उस केस में इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस में v ऑफ r, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने r ले लिया। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की दो टर्म्स है। ठीक है, पहला तो ये और दूसरा ये देखो j कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये r वेरी कर रहा है। यहाँ भी अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो v ऑफ r है, लेट ये जो v ऑफ r है वो है हमारा -k/r, जो हम लेके चल रहे हैं ना, जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं -k/r। ठीक है, अब यहाँ पर जो v इफेक्टिव ऑफ r है वो हमारा क्या बन गया, j² अपॉन 2m r स्क्वायर -k/r, ये आ गया। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, हम दोनों का प्लॉट बनाएंगे। अब देखो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ये मैं लिख देता हूँ एनर्जी v इफेक्टिव और v सम v, ये r। ठीक है, अगर मैं आपको प्लॉट बना के दिखाऊं 1/r का, तो वो प्लॉट कुछ ऐसा आता है। देखो भाई वो प्लॉट कुछ ऐसा आता है 1/r का, ये प्लॉट ये है 1/r इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर मैं 1/r स्क्वायर का बनाऊं तो वो प्लॉट कुछ ऐसा आता है। वैसे थोड़ा सा ये कुछ ऐसा आता है, ये है आपका प्लॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, जो r वाला जो प्लॉट है उसका स्लोप देखो, हर पॉइंट पर आप देखोगे वो स्लोप कुछ कम है एज कंपेयर टू 1/r स्क्वायर वाला। देखो इसका जो स्लोप है वो कुछ इतना है, इसका स्लोप हमेशा ज़्यादा होता है, इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ऑलवेज 1/r है, ये 1/r स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका 1/r³ देगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या देगा, 1/r स्क्वायर। तो इसका स्लोप ऑलवेज ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो ये प्लॉट कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊँ, देखो ये ऊपर, ये तो एनर्जी ज़ीरो है यहाँ पर ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आर का वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे आर का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इस टर्म का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इसका जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा आएगा, देखो इसका जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आप ये समझ सकते हो यहाँ से, ये इसका प्लॉट आ गया। किसका प्लॉट आ गया, ये आ गया J² या फिर VCF कर दूं मैं इसको, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, VCF ऑफ R, ठीक है। अब प्लॉट बनाते हैं इसका। देखो यहाँ पर आप R का वैल्यू 0 करते हो, जैसे आप R का वैल्यू 0 करते हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, -∞। तो -∞ किधर है, इधर, ठीक है। जैसे जैसे आप R का वैल्यू बढ़ाते हो वैसे इस टर्म का वैल्यू कम होता है, लेकिन किस में कम होता है, नेगेटिव में कम होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ यहाँ से होगा इनफाइनाइट से, और वो कुछ इधर जाएगा। जैसे आर का वैल्यू आप इनफाइनाइट करते हो, ठीक है, आर का वैल्यू इनफाइनाइट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, टेंड्स टू 0। तो इन -∞ से शुरू होके कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो इसका प्लॉट, इसका स्लोप ज़्यादा आएगा, इसका स्लोप कुछ कम आएगा। तो इसका जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा आएगा। ये आ गया इसका प्लॉट। ये किसका प्लॉट आ गया, आपका V ऑफ R का। V ऑफ R वो किसके इक्वल है, -k/R के, ठीक है। यहाँ भी ये कांस्टेंट है और यहाँ भी एक सम कांस्टेंट है। तो इसका जो कर्व आ गया ऐसा आ गया। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो कैसा आएगा। देखो जब शुरुआत की बात करते हैं एट R टेंड्स टू 0, देखो ये प्लॉट मैं रिमूव कर देता हूँ। जब R टेंड्स टू 0 की बात करते हैं, एट R टेंड्स टू 0, तो ये वाला कितना आएगा, 1/R इंटू 1/R, ये वैल्यू है। तो ये क्या होगा, कुछ ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस वन आएगा ना। ये कितना है, सिर्फ 1/R है, ये 1/R इंटू 1/R है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। जब कब है, R टेंड्स टू 0, समझ गए ना। जब R टेंड्स टू 0 तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है। तो इस रीजन की बात करें, इस रीजन, यहाँ जो फाइनाइट रीजन है, इस रीजन की बात करें तो ये वाला जो टर्म है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू दिस टर्म। तो ये जो प्लॉट है वो हमारा कुछ यहाँ से शुरू होगा, देखो कुछ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, देखो ये वाला रीजन इसने क्रॉस कर दिया, R टेंड्स टू 0। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है -k/R, ये टर्म क्या करने लग जाता है, डोमिनेट करने लग जाता है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो उस केस में एक आएगा आपका मिनिमा, समझ रहे हो, एक आपका क्या आएगा, मिनिमा आएगा। और उसके बाद उस मिनिमा पर क्या होगा, देखो उस मिनिमा पर ये वाला और ये वाला टर्म क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। फिर उसके बाद इसका वैल्यू क्या नहीं होगा, और ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा इस V इफेक्टिव पोटेंशियल का, वो डिक्रीज और ज़्यादा डिक्रीज ना होके ये कुछ ऐसा कर्व बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म आपका दोबारा डोमिनेट करने लग जाता है, ठीक है। ये आपके इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, जो मिनिमा का पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं। एक आपका मिनिमा मिलेगा, इस मिनिमा को हम बोलते हैं R0 बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं R0, R0 या R0 जो भी आप मर्जी आपकी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पार्टिकल का एनर्जी इस किसी भी रीजन के अंदर है तो उसका जो पाथ है वो किस तरह का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर अलग अलग केस हो सकते हैं कि पार्टिकल का एनर्जी कितना हो जाए, कुछ इतना हो जाए, ये है पार्टिकल का एनर्जी E < 0, ठीक है। और जो दूसरा केस है वो इस जीरो के पैरेलल है, देखो इस जीरो के, समझ रहे हो। इस केस में पार्टिकल का एनर्जी E कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर E < 0 पॉजिटिव है, नीचे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा 2 ले लिया हमने, तीसरे की बात करते हैं तो वो रीजन कुछ ऐसा हो गया, लेट अस से ये पार्टिकल का एनर्जी हो जाए E < 0, ठीक है। ये मैं E1 बोल देता हूँ, ये E2 बोल देता हूँ, ये मैं E3 बोल देता हूँ। फिर उसके बाद पार्टिकल का एनर्जी कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि उसका एनर्जी कुछ यहाँ पर लाई करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका E4 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। और एक और कुछ ऐसा हो सकता है जब आपका इस पोटेंशियल को ये क्रॉस ही ना करे, तो ये कितना हो जाएगा E5 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। ये आपके अलग अलग केस हो सकते हैं, हम हर एक केस की बात करेंगे, E1, E2, E3, E4, E5 एक्चुअल में हम बात कर चुके हैं, वो आपको अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा E5 तक, ये जो क्रॉस करेगा इस पोटेंशियल को, जब पार्टिकल का टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी की बात है, टोटल एनर्जी कितना हो जाए ग्रेटर देन 0, तो उस केस में ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसको क्रॉस करेगा, ये मैं बोल देता हूँ R1, ठीक है। ये जो क्रॉस करेगा वो यहाँ पर क्रॉस करेगा, ये मैं बोल देता हूँ R2, इस जो कर्व को यहाँ पर कट करेगा ये पार्टिकल। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल का एनर्जी इतना है, E3 है, तो ये 2 पॉइंट के ऊपर इस कर्व को कट करेगा, 2 पॉइंट के ऊपर। तो एक तो पॉइंट हो गया ये, इसको मैं बोल देता हूँ R3, R2, R3, और ये मैं बोल देता हूँ R4। देखो ध्यान देते जाना, ये जहाँ पर कट करेगा वो R1 बोल दिया, ये जब पार्टिकल का एनर्जी ये जहाँ पर कट करेगा वो R2 बोल दिया। फिर ये जो पार्टिकल है जब इसका एनर्जी कितना हो जाए E3 हो जाए, तो भी 2 पॉइंट के ऊपर कट करेगा, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट के ऊपर। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल का एनर्जी E4 हो तो ये यहाँ पर कट करेगा, वो कितना है R0 है। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल का एनर्जी E5 है तो वो कहीं पे इसको कट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके अलग अलग केस हो गए, हम एक एक को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर इसको हम देखेंगे, ओके। हाँ अब देखो भाई सुनो, 2 सिचुएशन इमेजिन करो। पहली बात ये एक सेंट्रल फोर्स का बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। आपने क्या किया, इस मास को पुल किया और इसको छोड़ दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट के ऊपर जब वो कितना हो जाए, मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाए, तो उसका जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और एक और पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम स्ट्रेच कर जाए, तब इस पॉइंट के ऊपर भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि जो एंड पॉइंट्स है, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट, उन पॉइंट्स के ऊपर उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और सन क्या रहता है, एक फोकस पॉइंट के ऊपर रहता है, ठीक है। ये वो मैं प्लैनेट मान लूँ, ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला पॉइंट हमने बोला था वो क्या था, आपका R मिनिमम, और ये जो पॉइंट हमने बोला था, ये जो पॉइंट है वो क्या था, R मैक्सिमम, ठीक है। ये हमने पॉइंट बोले थे। अब मेरी बात सुनो, ये पार्टिकल जो भी सन प्लैनेट है वो कैसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर है तो देखो यहाँ पोजीशन इतना है, जैसे जैसे वो इस पाथ पर चलेगा, चलते हुए उसका जो R वेक्टर का वैल्यू वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यहाँ तक होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दोबारा डिक्रीज होने लग जाएगा, डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब वो इन पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, R मिनिमम और R मैक्सिमम, ठीक है, तो उस केस में अब देखो, आप हर पॉइंट के ऊपर स्लोप ड्रॉ करो तो कुछ ना कुछ स्लोप का वैल्यू आता है, यहाँ पर आता है। इस पॉइंट के ऊपर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो वो बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आएगा ये स्लोप, और यहाँ पर भी ये स्लोप बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है। तो इन केस में इस R का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा ना, 0 होगा। मतलब यहाँ कह सकते हो कि इन एंड पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर इन एंड पॉइंट के ऊपर जब R मिनिमम है और R मैक्सिमम है तो जो वेलोसिटी है R डॉट, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एंड पॉइंट्स है, ये जो एंड पॉइंट है, तो उस केस में
एट आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम। तो आर डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वी ई ऑफ आर इतनी हो जाएगी, क्योंकि इसका वैल्यू 0। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया हमारे एंड पॉइंट की बात। अब बीच वाले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। उन बीच वाले पॉइंट्स पर रेडियल वेलोसिटी का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। सही है ना। अब देखो, आप चाहे इस केस की बात कर लो, चाहे इस केस की बात कर लो, इस केस की बात करो तो देखो यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस पॉइंट की तरफ जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वेलोसिटी होगा। और जब वो इस यहाँ पर पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद दोबारा 0 हो जाएगा। लेकिन जो ये बीच वाला जो रीजन है, जो इसके हमने डिफाइन कर रखा है जो रीजन, उस रीजन के उस अंदर उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वेलोसिटी ज़रूर होगा। और वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एट रीजन बिटवीन आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम। ठीक है, तो ये जो रीजन है उस केस में आर डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि E माइनस वी ई ऑफ आर इक्वल्स टू 1/2 आर डॉट स्क्वायर एम, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये वी ई इधर भेज दूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, E मस्ट बी ग्रेटर देन वी ई ऑफ आर, E मस्ट बी ग्रेटर देन वी ई ऑफ आर। ठीक है, तो किसी भी एक बाउंड मोशन के लिए, देखो ये मोशन क्या है, एक बाउंड मोशन है, ये मोशन भी क्या है, एक बाउंड मोशन है। तो बाउंड मोशन के लिए क्या होना चाहिए, जो कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, एक तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और ये बीच वाले पॉइंट्स हैं। तो जो कंडीशन आ गई फॉर बाउंड मोशन, फॉर बाउंड मोशन E का वैल्यू वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वी ई ऑफ आर। ये आ गया आपका। अगर पार्टिकल का एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वी इफेक्टिव ऑफ आर है, तो उस पार्टिकल का मोशन क्या होगा, बाउंड मोशन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे काम का है। ओके, देखो ये जो कंडीशन आई वो हम यहाँ लिख देते हैं। E कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वी ई ऑफ आर फॉर बाउंड मोशन, फॉर बाउंड मोशन। अब देखो इसकी बात करते हैं, जब पार्टिकल का एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो केस 1, जब E1 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमने बात किया था उस केस में। देखो केपलर फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, जब एसेंट्रिसिटी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, स्क्वायर रूट 1 प्लस 2EJ² अपॉन MK², ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो जब E का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर दो आप, तो जो E है, स्मॉल e, एसेंट्रिसिटी, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, उसका वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, E क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और जब E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, जब आपका पार्टिकल हाइपरबोलिक पाथ में मोशन करे, तो ये जो केस हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, जब E2 का वैल्यू, जब एनर्जी, उस पार्टिकल का वैल्यू एनर्जी कितना है, 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या किए हुए, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए। तो दूसरे केस में E2 इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो जो स्मॉल e है ना, जो इसेंट्रिसिटी है, यहाँ पर आप कितना, इसका वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो ये वाला केस किसका बन जाएगा, पैराबोला का, पैराबोला का। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, और इससे पहले हम पार्टिकल के इन दो पाथ की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ सेंट्रल फोर्स, मतलब कोई भी बड़ा पार्टिकल है कह सकते हो, है ना, यहाँ पर कोई एक प्लेनेट है और कोई छोटा पार्टिकल है, कोई छोटा सैटेलाइट आया, तो कैसे होगा, देखो मान लो, सुनो ऐसे मानो ये आपका कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई प्लेनेट है, ठीक है, हमने कोई सैटेलाइट भेजा, तो वो ऐसे मूव कर रहा है,
ठीक है। जैसे ही वो इसके ये जो है इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, तो देखो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, आते ही तो देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा 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 और फिर वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो ऐसे चला जाएगा। अगर कब, जब उसका एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, समझ रहे हो, ये उसके पास एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो चला जाएगा। अगर इसके पास थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होगा लेकिन एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इससे बाउंड नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस तक, यहाँ तक, ये जो वैल्यू कितनी हो गई जो भी हमने ली है R1, ये जो डिस्टेंस कितनी होगी R1, यहाँ तक वो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो वो ऐसे आ रहा था, इनफाइनाइट से आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो कुछ उसका जो पाथ है वो कुछ ऐसे आया, ठीक है। इसकी तरफ वो क्या हो गया, कुछ अट्रैक्ट हो गया और इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, हाइपरबोलिक पाथ हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद दूसरा केस क्या है, जब उसका एनर्जी क्या हो, जीरो, टोटल एनर्जी जीरो, तो उस केस में सेंट्रिसिटी 1। तो अब देखो अब वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, क्योंकि जितना एनर्जी उसका टोटल एनर्जी जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो वो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा पाथ हो जाएगा। तो ओके, तो उस केस में अब देखो ये जो पाथ है वो कैसा हो गया, इसका पैराबोलिक पाथ हो गया। तो देखो इनफाइनाइट से आया 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 और फिर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होते ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा, वो जितना ज़्यादा वो जा सकता है उतना ज़्यादा जाएगा और उसके बाद वो अपने पाथ पर दोबारा चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होगा, देखो ये ऐसा नहीं होगा, ये एक्चुअल में आपका देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर ऐसे चला जाता है, इसकी तरफ वो देखो ऐसे जाता हुआ वो इसकी तरफ डेविएट हो जाता है और वो ऐसे चला जाता है, तब उसका जो पाथ है वो क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया एक्चुअल में, ठीक है। ये ऐसा केस है, देखो इसकी तरफ जैसे इसको अप्रोच किया तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा यहाँ पर। और उस केस में भी वो ऐसा ही था, उसका पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा था और वो थोड़ा सा डेविएट हुआ है, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक पाथ बन गया, ये केस है, ओके। तो जो सेकंड केस है वो क्या हो गया, हाइपरबोलिक, ठीक है। और ये जो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। दो केस की हमने बात कर ली। फिर उसके बाद थर्ड केस की बात करते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड केस क्या है, जब E3 का वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है, ये लेस देन जीरो है और वो दो पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रहा है, R2 और R3 और R4। अब बताऊं, इस केस में इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, बाउंड मोशन होगा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, R3 हो सकता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, R4 हो सकता है। तो जो हमने इलिप्स की बात की थी, तो देखो ये आपका जो सन है या फिर कोई भी दूसरा प्लेनेट है, तो ये कोई पार्टिकल वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा और जब वो यहाँ पर अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो वो इन दो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बीच में क्या करेगा, के बीच में ही उसका जो भी पोजीशन होगा वो होगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में उसका पाथ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर देखो जो R3 है और R4 है, देखो यहाँ पर मैं आपको अच्छी सी बात बता रहा हूँ, ये हम दोबारा लिख लेंगे, ओके। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पार्टिकल का जो देखो पहली बात ये क्या है, E का वैल्यू लेस देन 1 है और ये बन जाएगा आपका इलिप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उस पार्टिकल का ये मान लो किसी भी सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, और उसका जो मिनिमम डिस्टेंस वो R3 है और जो मैक्सिमम वो R4 है। तो मैं ये R3 डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया आपका R3 हो गया, और एक और बना देता हूँ, वो हो गया आपका R4, ठीक है। ये हो गया R3 और R4। अब देखो पार्टिकल ने इसको अप्रोच किया, ठीक है, अप्रोच करते ही देखो अब मान लो ऐसे अप्रोच किया और ये कुछ ऐसा बन गया,
ध्यान से देखना इसको। अब देखो वो पार्टिकल ऐसे आया, देखो ऐसे, ये, फिर उसके बाद वो गया आपका ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये, और उसके बाद ये, और फिर आया ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। आप समझ रहे हो? अब देखो ये है वो सेंटर जिसके अबाउट इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इस पार्टिकल से, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? r4 हो सकता है। देखो ये पार्टिकल कहीं इनफाइनाइट से आया और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, देखो आया और ग्रेविटेशनल फील्ड से अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ पर आते ही वो क्या हो गया? इससे बाउंड हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया? बाउंड हो गया, और इससे इस पार्टिकल से इस पार्टिकल तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? r3 हो जाएगा। फिर उसके बाद वो इसके रिवॉल्व करेगा और दोबारा उसका मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे ऐसे इसके चारों ओर क्या करने लगता है? रिवॉल्व करने लगता है। ये जो इसका पाथ है, ये जो इसका ऑर्बिट है, ये क्या है? एक स्टेबल है, स्टेबल ऑर्बिट है, बट नॉट ए क्लोज ऑर्बिट, नॉट ए क्लोज ऑर्बिट। इसका, इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है जो इसके अबाउट, जो ये हैवी मास है या फिर कह सकते हो कोई भी सेंटर है, उसके अबाउट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये जो पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है, बाउंड होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन वो क्या नहीं होगा? क्लोज नहीं होगा। अब बात है क्लोज क्यों नहीं होगा? देखो अगर पार्टिकल किसी भी पॉइंट के अबाउट बाउंड है और उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और वो वही पाथ दोबारा ट्रेस करे, देखो एक बार इसने जो ट्रेस कर लिया, जो पाथ इसने ट्रेस कर लिया, अगर वही पाथ ये दोबारा ट्रेस करे तो वो ऑर्बिट क्या कहलाता है? क्लोज ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे जो प्लैनेट्स है जो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं, वो क्या करते हैं? देखो यहाँ से शुरू हुए और फिर यहाँ पर ही दोबारा, फिर उसके बाद दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, ठीक है। इसी मतलब ये सेम पाथ वो दोबारा ट्रेस करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट है वो क्या कहलाता है? स्टेबल एंड क्लोज ऑर्बिट। समझ गए? वो ऑर्बिट क्या कहलाता है? स्टेबल एंड क्लोज। और ये जो ऑर्बिट है, देखो ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस वो r3 और r4 है, लेकिन वो अपना पाथ वो दोबारा ट्रेस नहीं कर रहा। तो स्टेबल तो है, बाउंड तो है, लेकिन क्या नहीं है? क्लोज नहीं है, ठीक है, ये बात है। अब देखो फिर उसके बाद जो फोर्थ केस आता है वो क्या आता है? जब E4 है वो लेस देन 0 है, लेकिन R कितना है? R0 है। तो उस केस में जो E का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? जो हमने निकाला था -mk²/2j², जो हमने पिछले आर्टिकल में निकाला था, ये बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। और अब देखो कि हाँ, जब पार्टिकल यहाँ पर है, उसका एनर्जी इतना है, देखो इतना एनर्जी उसका, तो देखो वो एक सर्किल में मूव करेगा, समझ गए? वो एक सर्किल में मूव करेगा और उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? R0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पाथ होगा। अब ये जो इसका मोशन है, जो ऑर्बिट है, वो क्या है? एक स्टेबल है, ठीक है। क्या है? स्टेबल है, लेकिन हम क्लोज है या नहीं है उसका नहीं बता सकते हम, ठीक है। वो ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो R0 है, मिनिमम भी R0 है। अब देखो हम बोलते हैं कि सर्किल इलिप्स का एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो देखो जैसे ही पार्टिकल का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, होते ही उसका वो दो पॉइंट के ऊपर कट करेगा, तो उसका ये जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ये अब R0 नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा यहाँ से स्लाइटली डेविएट हो जाएगा ना। ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होते ही उसका पाथ सर्कुलर से क्या बन जाएगा? इलिप्टिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके ऑर्बिट। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ केस आता है, जो आपका E5 लेस देन 0 है और ये किसी भी पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर रहा है। तो ये जो केस है वो क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस मोशन के अंदर ये वाला केस क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। इतनी बात हुई। यस, अब हम निकालते हैं जो
कि हमारा सेंट्रल फोर्स के लिए कि कौन से फोर्स सेंट्रल फोर्स होंगे, या फिर कह दो कि एक क्लोज ऑर्बिट के लिए, क्लोज ऑर्बिट और स्टेबल ऑर्बिट की हम क्या निकाल रहे हैं, कंडीशन निकाल रहे हैं जब पार्टिकल आपका सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करें। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्या आया था, वी इफेक्टिव ऑफ आर, वो क्या आया था, J² अपॉन 2mr² प्लस में V ऑफ आर। ठीक है, अब देखो जो स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है, जो आपका पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है उस सेंटर के अबाउट। ठीक है, तो वो जो पाथ है, जो उसका ऑर्बिट है, वो स्टेबल होगा। कब होगा, जब ये जो V इफेक्टिव ऑफ R है इसका मैं D ऑफ dr कर दूं, वो किसके इक्वल आ जाए, 0 आ जाए, 0 के इक्वल। कब, जब R का वैल्यू कितना है, R0 है। ठीक है, तब क्या हो जाए, 0 हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या, देखो स्टेबिलिटी की कंडीशन है वो क्या है, d² VE ऑफ R डिवाइडेड बाई dr², डबल डेरिवेटिव, वो क्या हो जाए एट R इक्वल्स टू R0, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। समझ गए, जब एट R इक्वल्स टू R0, यहाँ से हम वो R0 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। वो किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। ये स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन है, जो हम पढ़ते हैं ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन जो है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब देखो आपका पार्टिकल किन्हीं दो पॉइंट के बीच ही वो रहेगा, उसका जो मोशन है वो उन दो पॉइंट के बीच ही रहेगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो उसका जो भी ऑर्बिट है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, उसका ऑर्बिट क्या है, स्टेबल है, मतलब उसका जो पोजीशन है वो इस R3 और R4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जब पार्टिकल आपका सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, ठीक है, जो आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है, तो उस केस में आपका सिर्फ एक ही बाउंड मोशन हो सकता है, और वो बाउंड मोशन आपका इलिप्टिकल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका इलिप्टिकल ही जो मोशन है वो ऐसा है जो क्या है, बाउंड है। इसके अलावा सारे क्या है, अनबाउंड है। देखो पार्टिकल इनफाइनाइट से आया, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो इनफाइनाइट की तरफ चला गया। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इनफाइनाइट की तरफ चला गया, ये हाइपरबोलिक पाथ। और फिर उसके बाद ये क्या है, पैराबोलिक पाथ, लेकिन वो बाउंड नहीं हुआ इससे। तो बाउंड और स्टेबल वो कौन सा केस है, इलिप्टिकल। सर्कुलर तो इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थे, ये हमारा क्या है, स्टेबिलिटी का कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा एक हमारा ये आ गया, जब उसका एनर्जी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू वी इफेक्टिव ऑफ आर हो। ठीक है, अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा ये जो वी ऑफ आर है वो क्या हो जाए, देखो लेट वी ऑफ आर वो हम कुछ ऐसा ले लें, ए आर की पावर n+1, हम कुछ ऐसा ले लें, ए आर की पावर n+1, और ये जो है ये हम ले लेते हैं, जो VCF है वो हम ले लेते हैं सम कांस्टेंट b, ओके, b इंटू आर की पावर -2, हम कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मिनट, ओके, हाँ सही है। अब यहाँ से जो हमारा V इफेक्टिव है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ARn+1 प्लस में B R की पावर -2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू R, तो dVE ऑफ dr क्या आ जाएगा, यहाँ से n+1 बाहर, ARn, फिर उसके बाद प्लस में प्लस ये बाहर आएगा तो माइनस का 2 बी आर की पावर -3। ठीक है, अब बात क्या है, एट आर इक्वल्स टू R0, तो हम क्या कर देंगे, एट आर इक्वल्स टू R0, तो ये R0 बन जाएगा, ये भी R0 बन जाएगा, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। किसकी कंडीशन है, स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन है। ये इक्वल्स टू 0 कर दो तो वैल्यू कितना आ जाएगा, n+1 a R0 की पावर n इक्वल्स टू 2b R0 की पावर -3। ठीक है, यहाँ से इस R0 को मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड में कर देता हूँ, तो मेरे पास R0 की पावर n+3 है ना, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2b अपॉन n+1 इंटू a, ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, R0
ठीक है। अब ये वैल्यू मैं कहाँ पर रखूँगा, एक मिनट, ओके हाँ। अब यहाँ से हम इसका क्या कर देते हैं, दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका अगर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना जो r है, ठीक है। तो इसका d²v/dr² कितना आ जाएगा, ये n दोबारा बाहर आ जाएगा, n+1 a r0⁻n−1। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो प्लस का 6 b r0⁻⁻4, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ये हमने समझ लिया। हाँ, यहाँ से मैं क्या पुट कर दूँ कि जो d²ve/dr², ठीक है, यहाँ पर मैं इस r0 का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसको यहाँ से n×n+1 a, यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, r0⁻n+3 बनाना है। तो ये बनाना है तो मुझे r0⁴ ये बाहर लेना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, r0n+1 ये बन जाएगा, प्लस में 6b r0⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन, इसका वैल्यू रख देते हैं, जो r0⁻n+3, सॉरी ये क्या बनेगा n+3, और ये जो है ये आएगा -4, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, जो कॉमन आ रहा है वो ले लो और इसका वैल्यू पुट कर दो r0⁻n+3। तो n+1 a कॉमन बाद में ले लेंगे, r0⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, हाँ ये आएगा 2b डिवाइडेड बाय n+1 इंटू a प्लस में 6b r0⁻⁻4। यहाँ से देखो n+1 से n+1 गया, a से a गया, और क्या कॉमन आया, 2b इंटू r0⁻⁻4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर तो n बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, मेरे पास 2b कॉमन लिया तो प्लस का 3, और कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है मेरे पास d²ve/dr², ये बात है। अब यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन 0 है, डेफिनेटली है, मतलब जो कांस्टेंट माना है वो हमने ग्रेटर देन 0 माना है, ये वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई कि ये वाला n+1 n+3 शुड बी ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं हम, और यहाँ से 3 को उधर भेज दे तो n शुड बी ग्रेटर देन -3। अब हमारे पास एक स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन आ गई, क्या आ गई कि n शुड बी ग्रेटर देन ऑफ -3, ठीक है। यह हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई एक स्टेबल ऑर्बिट की। अब देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ, हाँ ओके, अब इस पोटेंशियल को हम, अगर हमारा पोटेंशियल की फॉर्म ये है तो हमारा फोर्स किस फॉर्म का होगा, तो अगर मैं फोर्स को F(r) वो हम कैसे डिनोट करते हैं, -dv/dr, ठीक है। तो यहाँ से जो v(r) है उसका मैंने ये फॉर्म लिया है, तो इसका मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ d(r) a rn+1, ठीक है, और विद नेगेटिव साइन, तो ये वैल्यू मेरे पास आता है an+1 r⁻n और विद माइनस साइन। ये किसके इक्वल है, ये है आपका k, कोई भी कांस्टेंट मान लेता हूँ k r⁻n। तो आपका अगर पोटेंशियल इस फॉर्म का है तो आपका जो फोर्स है, कोरिस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो इस फॉर्म का होगा, -k⁻n, ठीक है। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ऑफ -3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं, कौन सा, एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, वहाँ पर आपका F(r) क्या होता है, वो होता है आपका -k/r⁻², ठीक है। तो यहाँ पर r⁻ आप कंपेयर करो तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना, -2, तो -3 से बड़ा है डेफिनेटली। और एक और F(r), अगर मैं हुक्स लॉ की बात करूं तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, k/r, तो r की यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल है,
ठीक है। और अगर पार्टिकल आपका इन दोनों फोर्सेस के अंडर मूव करता है, ठीक है ना, और उसका जो ऑर्बिट है वो क्या है, स्टेबल है और बाउंड है, तो वो ऑर्बिट क्या होगा, क्लोज ऑर्बिट होगा। कैसे कह सकता हूं, अगर इसकी हम बात करें F इक्वल्स टू -k/r², तो इसका ऑर्बिट इस केस में जो क्लोज ऑर्बिट होता है वो कौन सा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जो आपके प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। तो वो जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, एक क्लोज ऑर्बिट है, क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स है वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हैं। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, जो हुक्स लॉ है माइनस, ठीक है, ये जो हुक्स लॉ है यहाँ की बात करें, तो ये जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, दोबारा उसी पाथ के ऊपर क्या करेगा, मोशन करेगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस के अंडर अगर आपका पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल का जो मोशन है वो बाउंड होगा, ठीक है, स्टेबल होगा और क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कंडीशन आ गई एक स्टेबल ऑर्बिट की। इसके अलावा एक छोटा सा और रहता है आपका इस टॉपिक में कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो वो और करवा देते हैं, छोटा सा है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा देखो टोटल एनर्जी ये था 1/2 m r.2 प्लस में, ठीक है। यहाँ से मैं अगर r का वैल्यू निकालूं तो क्या कर दूं मैं, 1/2 m r.2 इधर ले आऊं, ये मैं इधर ले आता हूँ, e माइनस v का मतलब v ऑफ r माइनस j²/2m r²। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, 2m/2 इधर भेज देता हूँ, तो r² कितना आ गया, r.2 m/2, ओके 2/m, सॉरी 2/m e माइनस v माइनस j²/2m r², ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो मैं क्या वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये आ गया मेरे पास r का वैल्यू। इस r को मैं हम क्या लिखते हैं, dr/dt ये रखते हैं। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगा dr/d∅ ये क्या बन गया, थीटा डॉट, उसका वैल्यू कितना होता है, j/mr², dr/d∅, ठीक है। यहाँ से अगर मैं dr/d∅ का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये इधर भेज दो, mr²/j r⁻, ठीक है। यहाँ से r⁻ का वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा mr²/j स्क्वायर रूट 2/m e माइनस v माइनस j²/2m r², ठीक है। और यहाँ से मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दिया तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट, ये अंदर करेंगे तो m² जाएगा, तो ऊपर m बच जाएगा, ठीक है, ऊपर m बच गया, और r⁴ इंटू 2 डिवाइडेड बाय j² और e माइनस v, फिर उसके बाद माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, j² से j² गया, m², एक m बच जाएगा, तो m बच गया एक, ठीक है, और r² बच जाएगा, ठीक है, m बच गया, r² बच गया, j से j गया, और ये बचेगा 2/2, वेट, ओके। हाँ भाई, यहाँ पर एक m और है, तो ये m नहीं आएगा, ठीक है, और ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका सिर्फ r² बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका dr/d∅ का वैल्यू। यहाँ से अगर मैं किसका वैल्यू निकालूँ, d∅ का वैल्यू निकालूँ, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये उधर भेज देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, dr/2m r⁴ डिवाइडेड बाई j² e माइनस v माइनस r², ठीक है। यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालो, इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन कर दो, देखो यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस में इंटीग्रेशन dr/√2m r⁴ डिवाइडेड बाई j² e माइनस v माइनस r², ये वैल्यू आ गया। अब देखो, अगर आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस है, जो आपका इनिशियल θ0 है, जहाँ से आपका पार्टिकल स्टार्ट करता है, ठीक है, वो वैल्यू आपको पता है, और आप यहाँ से एनर्जी v
और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और एंगुलर मोमेंटम, इनका वैल्यू पता है। और आपका ये जो पोटेंशियल है v, वो किस फॉर्म का हो जाए, इस फॉर्म का जो हम लेके चले थे ARn+1, इस फॉर्म का है। तो बात सुनो, ये जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते, देखो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर v आपका इस फॉर्म का है, e का वैल्यू पता है और j का वैल्यू पता है एंगुलर मोमेंटम का, तो इस इंटीग्रल को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। किसके लिए? वो कर सकते हो आप n = 1 -2 और -3, वो कर सकते हो आप n = 1 -2 और -3 के लिए, ठीक है। ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। थैंक यू।